अकाल मूरत अजुनी सभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे सच। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जी काका, मुझे माता की आरती नहीं आती। बचपन से यही पाठ सुनते और करती आई हूँ, पर मैं वो आरती सीख रही हूँ। सबका मालिक एक है। उसको जानने, मानने और पुकारने के तरीके अलग अलग है। बस शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि अब तक ये बात अपने बच्चों को नहीं सिखा सके। इसी कारण सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। आज के बाद हमारे घर में ये दोनों प्रार्थनाएं होंगी और तुम बहू रानी ये पाठ हम सबको सिखाओगी। भाई किसी ने घड़ी देखी है? नहीं, 10 मिनट हो गई है ऊपर। अब क्या मुझे टाइम भी खैरात में बांटना पड़ेगा सबको? फिर अगर लोगों से काम नहीं होता तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? भाई कम से कम खाना तो वक्त पर बन जाएगा। अपना खुद तो पेट भर के खा लेते हैं और दूसरों को भूखा छोड़ देते हैं। किसी की जुबान आज कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है। भाई मेरी तो जुबान ही लंबी हो गई है, पर कुछ लोग तो अपनी हैसियत से भी ज्यादा लंबे हो चले हैं। अब देखो ना, बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर ले तो आए, न उसे संभाल पाए और नहीं किचन संभाला जा रहा है। भाई मैं तो कहती हूँ हर कोई मुझे देखकर कुछ सीखे। कैसे प्लानिंग करके अपना खाना वक्त पे बना लेती हूँ मैं। किसी की प्लानिंग का नमूना मुझे नजर आ रहा है कुछ दिनों से। खाना बनाती हूँ मैं इतनी मेहनत करके अपने लिए, और चुरा कर ले जाता है कोई और। आपने किसे चोर कहा? उसी को जो मेरा खाना चुरा कर ले जाता है। लेकिन तुम ये सुनकर क्यों भड़की कोकी? तुम तो नहीं चुराती ना मेरा खाना। ऐसा खाना तो मैं गरीबों में बांट देती। तभी तो वही तो मैं कहूँ कि अपने पति को तुम 3-3 दिन का पुराना बासी खाना क्यों खिलाते? और हाँ, जहां तक मेरी बहू के छोड़ जाने का सवाल है, तो वो तुम्हारी बहू भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो अगली बार से इस बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। तो कैसे कैसे लोग हैं इस घर में, बाबा रे। अपना खाना भी बचा बचा के रखना पड़ता है इन लोगों से। तो लो, मैं तो चली। बनाओ अपने पति के लिए 3 दिन का बासी खाना। पर कट गए, लेकिन अब भी जमीन से ऊंची उड़ रही है इंदिरा भाभी। तो मैं आपकी गर्दन ही दबोच लूं। प्रताप जी से कहूंगी कि आप उनकी बेटी को किस तरह रखती हैं। अरे नौकरानी बनाकर रखा है उनकी बेटी को आपने। तो प्रताप जी के पास पर्दाफाश करना ही होगा।
मम्मी जी इस तरह चीजें खराब करके अपना गुस्सा क्यों दिखा रही है? गुस्से में रिश्तों की परवाह नहीं की कभी उन्होंने। तो ऐसी चीजों की तो कीमत ही क्या है उनके लिए। तुम अब वो मत सोचो, ये सोचो कि इसको कैसे समेटा जाए। महारानियों की करतूत है ना ये। सब कुछ तो बिखेर चुकी है इस घर में, और क्या क्या करेंगी ये महारानी। उन्होंने बिखेरा है तो हम है ना दादी माँ, हम समेट लेंगे। क्यों मंजीत? बिल्कुल, इसमें मुश्किल क्या है? इसी तरह बूंद बूंद जोड़कर हमें बिखरे हुए रिश्तों को भी समेटना है बहुरानी हो। आज अगर हमारे घर में ये लकीरें ना खींची होती तो तुम्हारे पापा हमारे घर आ सकते थे, है कि नहीं? जाने दो ना मंजीत, अब जो बात नहीं हो सकती उसके बारे में क्या सोचो। पापा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों बेटा, चौंक गई ना मुझे देखकर? तुम तो कह रही थी तुम मंजीत के यहाँ जाने वाली हो, और मंजीत बेटी भी यही है। आप अचानक कैसे आ गए? आपने तो मना किया था ना। हाँ, मना तो किया था, लेकिन किसी ने अपनेपन से बुला लिया तो मना नहीं कर पाया। अच्छा किया आपने। अहमदाबाद आए और हमें मिले बिना चले जाए तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आपका प्यार ही मुझे यहाँ पे खींच लाया। बाकी जानकी के बारे में मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। इतना आदर्श परिवार मिला है, सब लोग यहाँ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। मिडिबा, ये खास आपके लिए सोंठ के लड्डू। जानकी बेटा, बाकी सब सामान ड्राइवर लेकर आ रहा है। आइए ना, बैठिए। हाँ चलिए पापा। पापा, आप आज ही वापस जा रहे हैं? हाँ, शाम को ही वापस जा रहा हूँ, लेकिन वो मनहर जी और इंदिरा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर में ही है या कहीं बाहर गए? वो लोग घर में ही हैं, लेकिन अंदर है। प्रताप जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कब आए? बस अपनी बेटी जानकी से मिलके ही चले जाएंगे? भाई 2 मिनट हमसे भी तो आकर मिलिए अंदर। आइए ना भाई, 2 मिनट ही सही, अंदर आकर हमें मिलकर जाइए। जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपसे मिले बिना कैसे जा सकता हूँ?
क्योंकि ये सर, हाँ, ये आपके लिए अरे इसकी क्या जरूरत थी? और ये आपके लिए। आप भी। ये आपके लिए, लीजिए। और ये आपके लिए, प्लीज। जी थैंक यू। ये उपहार यहाँ पे रख दीजिए। रहने दीजिए। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। हमें किसी और से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। किसी और से? ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने कह दिया ना भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने मंगवाया है उसे ही दे दीजिए ना। नहीं नहीं, जानकी ने कुछ नहीं मंगवाया। उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ आने वाला था। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ नाराज नजर आ रही हैं। मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती होगी? ये आप उसी से पूछ लीजिए ना। मुझसे पूछ के क्या फायदा? प्रताप जी, मैं बताता हूं ये लोग ऐसे पेश क्यों आ रहे हैं। जी काका, आठ साल की थी मेरी बेटी जानकी जब इसने अपनी बड़ी बहन को गलती करने पर डांटा था और उसे समझाकर मेरे सामने माफी भी मंगवाई। मेरा गरूर, मेरी ताकत है मेरी बेटी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये हर मुसीबतों का डटकर मुकाबला करेगी और बिखरे हुए तिनकों को समेटकर इस घरौंदे को फिर से पहले जैसा बना देगी। मुझे यकीन है कि अगली बार जब मैं यहां आऊंगा तब ये घर पहले जैसा मंदिर ही होगा और मेरा सर अपने आप श्रद्धा से झुक जाएगा। बेटी, फोन पर तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सब एहसास हो गया था। चिंता जरूर थी लेकिन डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरी बेटी जानकी पर विश्वास है। इसे कहते हैं बड़प्पन, नम्रता और महानता। एक ये है इस घर की बहू के पिता,
जो अपनी बेटी के घर को पूरी तरह तकलीफ में देखकर भी परेशान होने की जगह अपना विश्वास टूटने नहीं दे रहे हैं। इस घर को फिर से मंदिर बने देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो हमारे समधी, हमारे बहू के पिता हमारे ही घर में रहकर अपनी बेटी के साथ साथ हम सबकी खुशियां भी छीन कर ले गए। अपनी ही बेटी के घर की शांति और सुख चैन में आग लगा गए। पता नहीं कितने पुण्य के बाद आप जैसे समधी मिले। मुझे समझते क्या है अपने आप को? डैडी की, मेरे डैडी की बेइज्जती की, भी उस जानकी के बाप के सामने। महानता की बात करते हैं। अरे महान ही हूं, इसीलिए तो चुपचाप मेरे डैडी की बेइज्जती सहन ली मैंने। मैं इस घर को आग नहीं लगा देती मैं। डोंट फील बैड, पर वो दिन भूल गए? ऐसे 1 सेकंड में 25 लाख का चेक दे दिया था मेरे डैडी ने मनर भैया के लिए। इस महान बड़प्पन दिखाने वाले जानकी के बाप से 25,000 तो लेकर दिखाएं। कहाँ? पापा जी, अरे क्या हुआ आपको? हाँ? अरे पापा जी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आराम से। आप ठीक तो? तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? पति दिखा के मेरे घर में घुसना चाहती है? निकल, बाहर निकल। कोकी, आप ठीक है ना? हाँ? ये अचानक क्या हो गया आपको? आराम से, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। सुबह तक तो कुछ नहीं था। इट्स ए केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्या खाया था इन्होंने? जी वो घर का खाना ही खाया था। कहाँ? लेकिन ऐसी हालत तो बासी खाना खाने से होती है, और वो भी 2-3 दिन लगातार खाए तो। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयाँ आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। इनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर कल तक दवाइयों से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो मुमकिन है कल इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब कांति की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, और कल तक अगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो मजबूरन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या कर रही है? आपको तो उनके पास होना चाहिए। ऐसी हालत में उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा माँ की ममता काम कर जाती है। और हाँ, अगर कुछ मांगे तो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। आज से कोई इस घर की चौखट के भीतर कदम नहीं रखेगा। ठहरो सुनंदा, ठहरो सुनंदा, ठहरो सुनंदा, ठहरो सुनंदा।